नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आप सबका स्वागत। और आज हमारा एक बड़ा पैनल बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे सारे अग्रज परात की पूरी टीम साथ में। और हम सबका स्वागत करते हैं। पुष्कर अवस्थी जी प्रणाम सर, रंजित त्रिपाठी जी स्वागत सर, अवनीश शर्मा जी सर बहुत बहुत स्वागत आपका, व्यालोक जी बहुत स्वागत, बाबा रामदास जी जय श्री राम। तो आज का जो हमारा विषय है और वह यह है कि मोदी जी का जो 2024 में रिजल्ट आया चुनाव का, और ऑफ कोर्स वो मोदी जी का चुनाव था, प्रधानमंत्री पद का मोदी जी के लिए ही चुनाव था। अपेक्षाकृत वो रिजल्ट नहीं आया जो जिसकी बड़ी आकांक्षाएं थी, जिसकी बड़ी उम्मीदें थी, जिसकी पूरी होप थी, और जिसकी वो दिख रहा था कि बहुमत से क्या वो 303 प्लस ही जाता हुआ दिख रहा था भाजपा को, पर वह नहीं हुआ। 240 सीटें हैं। उसके बाद जनता में और समर्थकों में और उनके कार्यकलापों में और सरकार में, मतलब हर प्रकार से, हर तरफ से एक दिखने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियां हैं। जनता समर्थकों में भी कुछ एक अलग भावनाएं दिखने लगी और सरकार के कार्यकलाप में भी कुछ अलग चीजें दिखने लगी। तो ओवरऑल पैटर्न पर हम आज ये चर्चा अपनी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अवनीश शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि इनका क्या व्यू है कि लोग जो बहुत सारे प्रबल आलोचक आ गए हैं आज की डेट में, मोदी जी को कमजोर कह रहे हैं, सरकार के अपने कार्यकलाप हैं। अवनीश जी थोड़ा सा आप यदि अपने विचार अपने कुछ उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अवनीश शर्मा जी। बिल्कुल साहब, मोदी जी ने इतिहास बनाते हुए इस देश में तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री हुए हैं। मोदी जी कमजोर हुए हैं। मोदी जी ने बहुचर्चित अपना किसान बिल 2019 से 2024 के बीच वाले टर्म में वापस लिया, जब वो सबसे ज्यादा अधिक संख्या के साथ सरकार में थे। लेकिन मोदी जी 2024 4 जून के बाद कमजोर हुए। मोदी जी पहले टर्म में 370 नहीं हटा पाए। मोदी जी पहले टर्म में भी कमजोर थे। मोदी जी ने दूसरे टर्म में 370 हटा दिया। एक कमजोर मोदी ने बड़े नंबर के साथ 370 हटा दिया। 4 जून के बाद मोदी जी 240 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी के ले आके, और जिस एनडीए की सरकार मोदी जी 2014 में बनाए थे, 2019 में बनाए थे, वही एनडीए की सरकार उन्होंने तीसरी बार रिपीट की 2024 में। लेकिन मोदी जी कमजोर हैं। ये सब कमजोरियां हैं मोदी जी की। दरअसल जानते हैं संदीप जी, मेरा केवल एक वाक्य है। कई बार हम खुद को अपनी बनाई मार्कशीट में 100 में 175 नंबर दे देते हैं, और वो हमारी बनाई हुई मार्कशीट होती है, हमारे लिखी हुई कॉपी होती है। हम ही उसको चेक करते हैं, हम ही प्रिंसिपल होते हैं, और वो मार्कशीट हम अपने तकिए के नीचे लगा के सोते हैं, और उसी मार्कशीट के हिसाब से जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है उस दिन उठते हैं और स्कूल पे जाते हैं या अखबार खरीदते हैं, या आजकल नेट का जमाना है वहां पर देखते हैं, और जैसे ही 100 में डिक्टेंशन के साथ 95 या 96 नंबर आता है, तो हम अपने चेहरे पर शीशे पर जाके लिख देते हैं कि हम हार गए, हम फेल हो गए। नरेंद्र मोदी जी 2014 में जितनी मजबूत थे, 2019 में उतने ही मजबूत हुए, और 2024 में उतने ही मजबूत हैं। संख्याओं से अगर कोई सरकार चलती रही है, तो मैंने अभी अभी आपसे कहा, किसान बिल सबसे ज्यादा नंबर उनके पास थे ना जब वापस लिया उन्होंने। क्यों वापस लिया? तो यहां पर मोदी जी ने कुछ रोल बैक किया है। मोदी जी कुछ सीटें हार गए हैं, मोदी जी की कुछ सीटें कम हो गई हैं। अगर यहां से मोदी जी कमजोर हैं, तो मैंने आपसे कहा, कुल मिला के मोदी जी के सामने राष्ट्र प्रथम की भावना है। राष्ट्र प्रथम के नजरिए से अगर कोई मोदी जी को यू टर्न वाला कह दे, चलेगा। विपक्षी कहते ही हैं। जो एक परिवर्तन हुआ है, एक नई चीज जो देखने को मिल रही है 4 जून के बाद, कि राहुल गांधी जब कहते हैं कि हमने मोदी को झुका दिया, ध्यान रहिए, वो ये नहीं कहते हैं कि हमने मोदी को हरा दिया। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमने मोदी को झुका दिया। पहले तन के चलते थे, अब झुक के चल रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को समर्थक कहते हैं मोदी जी का,
अगर यही बात राहुल गांधी वाली बात वो दोहरा रहे हैं तो ये केवल केवल विपक्ष का उड़ता तीर स्वयं को अपनाया है और अपना के उसको और दूने तीने चौथे भाव में ले जाके उसको प्रचारित कर रहे हैं। यहां पर नरेंद्र मोदी जी न कहीं थके हैं न कहीं कमजोर दिखाई दे रहे हैं अपने काम के सिलसिले में भी। अपने मंत्रिमंडल के वो सारे चेहरे भी उनके आप देख लीजिए, उनके लगातार जो काम के एजेंडे हैं आप उनको देख लीजिए। हाँ, मैंने कहा ना, आप कह सकते हैं कि साहब इस बार वो यू टर्न बहुत मार रहे हैं, तो किसान बिल क्या था भाई, और अब तक किसान बिल लेके नहीं आए। ठीक, आपका ये बिल्कुल कहना है। इसलिए मैं ये मान रहा हूं, अंतिम वाक्य मेरा पूरा हो जाने दीजिए, यह किसी की अपनी व्यक्तिगत या तमाम समर्थकों की व्यक्तिगत अपेक्षा हो सकती है जिसमें उन्होंने कहीं कोई इमेजिनरी नंबर या कोई बड़ी ताकत सोच रखा था और वो नहीं अचीव हुआ, तो अब उनको व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा लग रहा होगा। और यहां पर जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस सारे बीच में विपक्ष हासिल कर रहा है कि आपके कंधे यानी समर्थकों के कंधे पर वह चढ़ के अपनी बंदूक फायर कर रहा है और बहुत कायदे से कर रहा है। अब तक वो सफल है। जी, और बात आपकी सही है कि अपने ही समर्थक जो विरोध में आ गए हैं उनका फायदा विपक्ष उठा रहा है। और मैं ऐसे ही एक समर्थक बाबा रामदास जी, उन्होंने अपने वीडियो में खुलेआम कहा कि आई वुड हैव बीन द लास्ट पर्सन जो मोदी से निराश या होगा। आप इतने प्रबल समर्थक रहे हैं, पर आजकल आपके वीडियोस में, आपकी बातों में बहुत ज्यादा एक निराशा भाव मोदी जी के प्रति दिख रही है। और अवनीश शर्मा जी ने तो अपनी बातें कही है सर, आपके क्या कारण, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि यह जो है सरकार वह नहीं है जो पहले थी, या मोदी जब वो नहीं है जो पहले थे, या क्या हो जाना चाहिए बाबा जी? सर, मैं एक बात जानता हूं कि राजनीति परसेप्शन का खेल है। आप चाहे कुछ मत करो, पर लोगों को ऐसा दिखाई देना चाहिए कि आप कर रहे हैं। सर, मैंने अपने YouTube चैनल पे कम्युनिटी में एक पोल डाला है और उस पोल में एक सीधा सा सवाल पूछा है कि दर्शकों, श्रोताओं, आप क्या सोचते हैं कि मोदी जी को यह कार्यकाल पूरा करना चाहिए 2029 का, या 2026 में जब 75 साल के हों तो योगी जी को गद्दी सौंप के झोला लेके जो है चल देना चाहिए? सर, 60% लोग कहते हैं कि नहीं, पूरा करना चाहिए, 60%। और 40% ने कहा है कि नहीं, सौंप दो गद्दी योगी जी को, मोदी जी, और जाइए अब आप झोला लेके। तो मेरे चैनल पे ज्यादातर लोग मोदी योगी समर्थक हैं, मैं मानता हूं, परंतु बहुत से लोग वो भी हैं जो भाजपा समर्थक, मोदी समर्थक नहीं है, वो भी पोल में हिस्सा लिए हैं। तो मेरा ये पक्का मानना है कि मोदी को जो 60% वोट मिला है ना, उसमें कम से कम 10% वोट वो है जो कि भाजपा या मोदी वोटर समर्थक नहीं है, इसके बावजूद चाहता है कि मोदी कार्यकाल कंप्लीट करे, क्योंकि वो मोदी से बहुत बड़ा खतरा योगी को मानता है अपने लिए। सर, ये मोदी के लिए वेकअप कॉल है कि नहीं, आप बताइए कि मोदी का 40% समर्थक, वैसे एक्चुअल टर्म्स में अगर सिर्फ समर्थकों का पोल देखा जाएगा तो मोदी के 50% समर्थकों के मन में यह भाव पैदा हो गया है कि मोदी जी इनफ, अब 12 साल आपका हो जाएगा, 2026 में आप एक काम कीजिए, आप तो फकीर हैं, झोला उठाइए, चल दीजिए। आखिर यह निराशा कोर समर्थक में, कोर वोटर में आई है। क्या मोदी जी को इसका आभास है? पहला। और यदि पब्लिक परसेप्शन सही नहीं है तो यदि गुजरात की पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री समेत अगर बदली जा सकती है, उत्तराखंड में अगर 2 बार बदली जा सकती है, तो केंद्र की इस कैबिनेट को 2029 के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के लिए, असंतोष को दूर करने के लिए पूरी की पूरी कैबिनेट 2026 में मोदी जी की पूरी कैबिनेट झोला उठा के रिटायर क्यों न कर दी जाए? और क्या मोदी को इस बात का एहसास है कि
उनके 50% समर्थक उनसे निराश हो रहे हैं। इस सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए, या तो ये 50% का डाटा गलत है, जी 10,000 लोगों में से 50% ये कहते हैं कि नहीं मोदी जी इनफ, नाउ दे आर डिससेटिस्फाइड विद मोदी। कारण क्या है हम नहीं, वो कितना बड़ा डीप स्टेट है, क्या कर रहे हैं, क्यों, हमें कुछ नहीं पता। आप सोने की थाली में देसी घी पिला रहे हैं पब्लिक को, इसके बावजूद पब्लिक कहती है नहीं पीना है, तुम्हारे हाथ से नहीं पीना है। मोदी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि नाउ इट्स टाइम टू एक्ट, और इस असंतोष को पब्लिक के मन से दूर करें। हमारा सिर्फ इतना कहना है, पब्लिक निराश है, उनका कोर वोटर, बस ठीक। बस बात आपकी सही है कि कोर वोटर निराश है। आपने परसेप्शन की बात की, ठीक है, परसेप्शन के रूप में दिख रहा है, समर्थक भी कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है, राहुल गांधी बहुत ज्यादा उत्साहित हो, कॉन्फिडेंस में हैं, जो भी है। मैं पुष्कर दादा के पास आना चाहूंगा। पुष्कर दा, जरा हमें बताएं कि ये परसेप्शन अपनी जगह है, पर उदाहरण क्या है? सिर्फ 240 सीट ये इस समर्थकों को निराश कर रही है, या कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो निराश कर रहे हैं? मतलब कुछ सब्सटेंस तो दिखना चाहिए ना, क्योंकि मैं भाजपा समर्थक जो ज्यादातर हिंदूवादी लोग हैं, मैं ये मानता हूं कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, उस पर ज्यादा बिलीव करते हैं। तो जो होता हुआ दिखता है, अपने अपने एनालिसिस के हिसाब से वो उसको तौलते हैं कि ये क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। व्यक्तिवाद उतना नहीं है। तो ऐसा क्या हो रहा है? व्यक्ति को छोड़ दें, मोदी नाम को थोड़ी देर छोड़ दें, ऐसा क्या हो रहा है ये 3 महीने में कि निराशा इतनी व्याप्त हो गई? पुष्कर दा। अच्छा, देखिए ऐसा है कि आप यदि इस बात पर अटक जाएंगे कि 240 241 आई बीजेपी की, इसलिए निराश है और इसलिए जो है मोदी जी का समर्थक जो है मोदी जी का आलोचक हो गया है, तो ऐसा मैं नहीं समझता हूं। कम सीट आई वो अलग बात, लेकिन जिस तरीके से आई वो विशेष बात। एक तरफ आप मध्य प्रदेश उड़ीसा में आप क्लीन स्वीप करते हैं, ठीक है, और एक जगह जो कि भारतीय जनता पार्टी की, भारत की और स्वयं सनातन की का जो हृदय स्थल है वह उत्तर प्रदेश, वहां पर आप जो है बुरी तरीके से नाकाम। ये गुस्सा उसका है बहुत बड़े। फिर उसके बाद चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरीके से जो कार्यकलाप हुए, उससे बड़ा कंफ्यूजन रहा, बहुत लंबे समय तक कंफ्यूजन रहा, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप हारे, अच्छी बात है, हम हार गए। एक प्रॉपर तरीके की सर्जरी होनी चाहिए, उसकी मीमांसा होनी चाहिए। वो मीमांसा अभी तक नहीं हुई है, और अभी तक उत्तर प्रदेश में आप क्यों हारे, इस पे किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक नहीं थोपी जा चुकी। भारतीय जनता पार्टी जो हर जीत और हर पराजय की जो है बहुत तगड़ी समीक्षा करती है, उसके बाद भी उनके जो है समीक्षा की कई बैठकें हो चुकी हैं। जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर आ गया, लेकिन अभी तक वो उंगलियां नहीं मिल रही है कि जो दस्तखत करे उस पे कि ये फलाना फलाना आदमी जिम्मेदार था। अब मैं आता हूं आपको क्या बात यह है कि जहां तक बाबा जी ने कहा परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये देखते हैं आप। जो कुछ भी हुआ उत्तर प्रदेश में सीटें, वो परसेप्शन में ही तो हुआ, और क्या परसेप्शन। हमारा परसेप्शन, हमको लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जमीन की हकीकत में पर्टिकुलर एक चीज को लेते हुए परसेप्शन जो वोटर था उसका अलग बदल गया। वो उस वोटर का परसेप्शन बदल गया जिसको जो है एक नया वोट बैंक मोदी जी कहते हैं थे, और कहते हैं लाभार्थी, जिसको मैं भी कहता था कि उन्होंने एक नया वोट बैंक बनाया। लेकिन सबसे ज्यादा डैमेज उनको जो है विशेषतः उत्तर प्रदेश में उसी वोट बैंक से हुआ। तो ये परसेप्शन है अपनी। अब आप कहते हैं कि मोदी जी कम हुए कि नहीं हुए, देखिए कमजोरी तो वहीं से आ गई। इसको चाहे स्वीकार करे मोदी जी का समर्थक या ना करे, मेरे लिए है 2014 से लेकर 19 से लेकर 24 तक किसी को भी मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी यदि कोई गलती हुई या नकारात्मकता हुई या असफल हुए, उस पे उनका साधारण समर्थक जो है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं मोदी जी का समर्थक या भाजपा समर्थक मतलब, किसी ने भी जो है मोदी जी का नाम 24 तक, 4 जून 24 से पहले तक नहीं लिया। कई बार जो है जानते बूझते जिंदा मक्खी लोगों ने निगली है, लेकिन 24 के बाद जो आने के बाद जिन्होंने जिंदा मक्खियां जो है निगली थी, उस पे उल्टी करने लगे। फिर दूसरी बात, ये आपने ये भी देखा होगा, ये पहली बार आया है कि 4 जून 2024 से पहले जो दबे स्वर में बात करते थे लोग अपने चैनल पे, भले ऑनलाइन बात नहीं करते थे, लेकिन ऑफ द चैनल बात होती थी कि कहां से गड़बड़ी हो रही, कहां से गड़बड़ी हो रही है, उस व्यक्ति का भी नाम खुल के जो है 4 जून के बाद लिया जाने लगा। ये कमजोरी का प्रचार। अब जहां तक मेरा अपना मानना है, क्या हुआ, मेरा मानना यह है कि 2024 तक की जो उनके पास एक सॉलिड भूमि, उनका एक टर्फ उनके पास था, मोदी जी को जो कुछ करना चाहिए था, जिसको लेके जो है उनका समर्थक निराश है, वो कर सकते थे। लेकिन क्योंकि हम लोग शासन में नहीं है, तो ये हमारे लिए बड़ा कहना आसान होगा कि ये फलाना कर दिए होते, वो कर दिए होते। नहीं हुआ, ऑल सडन डन। आप एक चीज समझ लीजिए, भारत की राजनीति आज की, भारत का आज का काम, इसका पूरा पूरा जो है, इसकी नाभि इस वक्त जो है वैश्विक स्तर पे जो है पूरे पश्चिम में, आपका जो कुछ भी घटना हो रही है, अच्छी बुरी जो भी है, उसका प्रभाव वेस्ट पे पड़ने वाला है, और वहां से कुछ भी आएगा उसका अच्छा बुरा प्रभाव आपके यहाँ पड़ेगा। इससे पहले ऐसी कभी स्थिति नहीं हुई, क्योंकि भारत का जो है 2014 से पहले दासत्व का भाव था, सहयोगी का भाव नहीं था। वी वर नॉट पार्टनर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वी वर सर्व, वी आइदर सर्व द सोवियत रशियन till late 80s, and then we served the MNCs or American. That we did. हमारी ये था। 14 के बाद से हम अपना आत्मनिर्भर होना चालू किया। उस आत्मनिर्भरता के कारण उसमें अपने शक्ति का स्व ज्ञान लेके रेजिस्ट करना का जो है, उस रेजिस्ट करने का परिणाम हमको 2024 में आया। तो आज की तारीख में मोदी जी ने, जैसे बार बार अमरीश ने फार्म बिल का नाम लिया, मैं उन लोगों में से था जिसने उसकी आलोचना की थी, लेकिन बाद में समझ में आया इस बात का कि फार्म बिल लेके जो है, जो कन्फ्रंटेशन की जो राजनीति, कन्फ्रंटेशन की जो एक चाल कह लीजिए, अराजकता, भारत को जो है जलाने की जो एक तीव्र इच्छा विपक्ष में, भारत के विशेषता राहुल गांधी में थी, उसको वो बराबर अवॉइड करते हैं। मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न उसमें है कि भारत ने बहुत, मोदी जी ने बहुत, जैसे होता है जब अटैकिंग होता है तो क्या करते हैं, लास्ट आधा 15 मिनट बचा होता है तो हॉकी हो या फुटबॉल, सब डिफेंस लाइन में आ जाते हैं। फॉरवर्ड वाला भी जो है आपका जो मिडफील्ड पे आ जाता है और पूरा गोल छका लेता है ताकि गोल ना हो पाए। मोदी जी के बाद यही डरता, और उसपे अक्सर पेनल्टी कॉर्नर मिल जाता है उसके अंदर, और एक अच्छी जीती जाती टीम या तो ड्रॉ करा लेती या हार जाती। मेरा यह है कि मोदी जी ने जो है डिफेंसिव माइंडसेट में जाते हुए ग्लोबल वैश्विक समीकरण को, एक मिनट, समीकरण के चक्कर में उन्होंने भारत की जो राजनीति थी वो उन्होंने किसी को दे दी। भारत की राजनीति, भारत की भूमि में क्या हो रहा है उसके लिए उन्होंने अपने रिलायबल लोगों पे भरोसा किया। अनफॉर्चुनेटली उनका भरोसा टोटली तरीके से फेल किया। ये स्वीकारना उनको है कि वो विश्व के चक्कर में, विश्व के दबाव, उसमें जियो पॉलिटिक्स को के समीकरण को संभालने चक्कर में उन्होंने जो भारत का समीकरण यहाँ बिगाड़ दिया, और इसके दुष्परिणाम अब अगले चुनाव में भी, जो चुनाव स्टेट के आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक कोई इसकी रेमेडी आई नहीं है, आप उस समिति को ठीक नहीं कर पाए, तो आप सारे चुनाव हारने वाले। ऐसा मेरा भी अभी तक तो मानना यही, जो आपके नवंबर में चुनाव आने वाले। तो इसमें जो है मैं मोदी जी का यही कहूंगा कि मोदी जी निश्चित रूप से डिफेंसिव माइंडसेट में आके ग्लोबल एरा में फॉरवर्ड पे चले गए, होम ग्राउंड पे, होम टर्फ पे डिफेंस में आ गए, और जिसको गोलकीपर बनाया था या डिफेंस के लिए खड़ा किया था वो उस लायक नहीं था, या यहाँ उनकी चूक हुई। ये मोदी जी को स्वीकारना होगा, और नहीं स्वीकारेंगे तो हमारी क्षति और होगी। स्वीकार कर लेंगे तो ठीक है, चुनाव होते रहते हैं, हार जीत होती रहती है, हो जाएगा, लेकिन फिर आपके पास जो अगला साल जो है वो बहुत खराब होने जा रहा है।
तो सशक्त भारत के लिए सशक्त प्रधानमंत्री होना अति आवश्यक है। तो मेरी तो कामना है कि मोदी जी की अपनी जो है अपने कुंडलियां जागृत करें और आगे बुरे समय के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब वो कमजोर हो पड़े तो फिर जो है भारत का कोई जो है किस रसातल में जाएगा, इसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। जी, बड़ी बात है कि भाई विश्व स्तर पे जो हो रहा है उसका असर हमारे यहाँ पड़ता है। यूक्रेन रशिया वॉर का असर हम सीधे हमारे तेल के दामों पर पड़ने वाला था, समहाउ बचा लिया गया रशिया से तेल खरीद के, एक उदाहरण। हाँ, उस चक्कर में वैश्विक स्तर को ध्यान में रखते हुए शायद लोकल राजनीति जो है वो कहीं पीछे रह गई, जिन लोग के हाथ में दी गई। ठीक है, ओके फाइन, वी अंडरस्टैंड दिस एटलीस्ट। बट पोस्ट 4 जून 2024 बहुत सारे ऐसे कार्यकलाप दिखते हैं। मैं रंजय भाई के पास आऊंगा और उसके बाद आलोक जी को भी आमंत्रित करूंगा। रंजय भाई, प्रबल ये चल रहा है हर कार्य में कि आज इन्होंने ये किया तो इन्होंने बैक ट्रैक कर लिया, और ये लगातार पैटर्न दिख रहा है। उस पर लोग भी एकदम आलोचना मोड में आ गए हैं। जितने हमारे बहुत सारे लोग हैं, नाम न लेंगे हम, पर एक जनरल परसेप्शन जो है वो दिख रहा है कि हर कार्य की आलोचना हो रही है। उस कार्य की मीमांसा हो रही है कि वक्फ बोर्ड आए तो जेपीसी में भेज दिया तो वो बैक ट्रैक है, ये भी बैक ट्रैक है। कंगना की फिल्म भी इमरजेंसी भी होल्ड कर दी, वो भी बैक ट्रैक है। और आप उससे जब हमारी चर्चा होती, बहुत लोग से होती, तो ये होता है कि बांग्लादेश में एक छोटा सा ट्रिगर हुआ, सड़क पे आग लग गई। मणिपुर में एक छोटा सा ट्रिगर हुआ, सड़क पे आग लग गई। सड़क पे आग न लगने देने का ये भी एक विचार आता है कि ये भी परसेप्शन है, एंगल है कि सड़क पे आग न लगने देने के लिए मोदी प्रतिबद्ध हैं। वो शांति किसी भी प्रकार से स्थापित करना चाहते हैं ताकि भारत आर्थिक रूप से सशक्त हो जाए, और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शांति बड़ी आवश्यक है। तो हमारी आर्थिक स्थिति क्या है रंजय भाई? हम कहाँ खड़े हैं? मैन्युफैक्चरिंग में हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप तो इस फील्ड के मास्टर हैं, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत का आर्थिक प्रगति के लिए ये सारे कार्य हो रहे हैं या जरूरी है क्या, या मोदी जी यहाँ पे आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं? रंजय भाई, मैं अगर बाबा राम वो अपने पीछे मुड़ के नहीं देखे हैं, शायद मुड़ के अपने के पीछे मैं खड़ा हूं। ठीक है, तो मैं तो निराश नहीं हूं, और मैं अगर आप थोड़ा सा मुझे समय दें तो मैं बताता हूं। 2014 में जब मोदी जी आए तो 2014 से लेकर 2019 तक उन्होंने वही किया जो एक समझदार सरकार को, एक देशभक्त सरकार को, एक देशनीति सरकार को करना चाहिए था। एक एक कदम, चाहे वो एक छोटी से छोटी टॉयलेट घर घर देने से लेकर के, स्वच्छता अभियान से लेकर के, स्टार्टअप इंडिया हो या मेक इन इंडिया हो, सब चीजें। मतलब आप देखिए, छोटी या आप जनधन खाते हो, बहुत सारी छोटी सी, बहुत हल्की छोटी सी चीज जो है ना, वो बहुत बड़ा मायने रखती है। आप लोगों को मालूम है, दर्शकों को बता दें कि लगभग मेरी जिंदगी का 26 साल प्रोफेशनल हो गया, जिसमें मैं यूरोपियंस, अमेरिकन, जापानीज के साथ ही काम करके और उनके माइंडसेट को समझते चला आया। स्वच्छ भारत जो है, साफ भारत, रेलवे ट्रैक पे टॉयलेट ना, लोग मग्गा लेके बैठे ना दिखें, ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा आवश्यक कारण था। क्योंकि मैं जर्मन्स को और फ्रेंच को और अमेरिकन को कई बार ट्रेन में लेके जा चुका, और उन्होंने अपने आंखों से जब देखते थे कि वो उधर टॉयलेट ले रहा है, उधर मग लेकर के बैठा है, दिस यूज्ड टू क्रिएट वेरी बैड इंप्रेशन ऑफ द कंट्री, एंड दिस वाज रिफ्लेक्टिंग इन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, दिस वाज रिफ्लेक्टिंग इन योर टूरिज्म इंडस्ट्री। बहुत सारे सेक्टर्स को ये इफेक्ट करता था। तो क्या होता है कि आप सिर्फ लोगों को इनवाइट करें वो नहीं होता, उसको एक माहौल, हर तरीके का माहौल देना पड़ता है। सफाई हो, सुरक्षा हो, आपका बिजली की उपलब्धता हो, रोड हो, ट्रांसपोर्ट, मतलब हर चीज। पहला 5 साल सिर्फ ये कदम था जो करने के लिए। जो नेक्स्ट 5 इयर्स था उसमें इसको हमें और मजबूती आ सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैश्विक रूप से जो कोविड आया है, अगर दर्शकों ये ध्यान दीजिए, अगर किसी को 1 महीने अगर सैलरी नहीं मिलती है तो उसका कम से कम 6 महीने का बजट गड़बड़ाता है। 2 महीने सैलरी नहीं मिलेगी, 1.5 साल गड़बड़ हो जाएगा। और हमारे यहां पे कई महीनों तक
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर के सर्विस सेक्टर्स तक के बहुत बड़े बड़े काम बंद रहे हैं, उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी जो है वो विश्व में सबसे तेज आगे बढ़ी। हम सबसे तेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, हमारा आज स्टॉक्स, आज के ही अखबार में आया है कि इन्वेस्टमेंट के मामले में वी आर अबव हेड ऑफ चाइना। विश्व के जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज होते हैं उसमें आज हम चौथे नंबर पे आके खड़े हो गए। वी हैव क्रॉस्ड साउथ कोरिया। तो हमारे ऊपर सिर्फ 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम 4th नंबर पे आ चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जर्मन हमारे पीछे जा चुके हैं। आज हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और परचेजिंग पैरिटी के हिसाब से वी आर 3rd एक्चुअली। तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ये जो होती हैं लोगों के दिमाग से उतर जाती हैं। कुछ समय अगर आप लोगों को 2 साल पहले लेके जाएंगे जब घरों में बंद हुआ करते थे, उस वक्त में उनको क्या था, आज उनको क्या मिल रही है, वो बीच का पीरियड में 2 साल पहले के लोग भूल जाते हैं। मेरा मानना है कि जो 10 साल थे उसमें जो 19 से 24 का जो कार्यकाल था उसके जो 2020, 2021 और मिड ऑफ 2022 2.5 साल हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहे और विश्व में सबसे बढ़िया तरीके से हमने उस चैलेंज को हैंडल किया। बात यहां तक आती है। नेक्स्ट जब हम लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है कोविड के बाद में इकोनॉमिक इंपैक्ट भी हुए। बहुत लोगों के जॉब गई, बहुत लोगों ने अपने जॉब स्विच करके दूसरे काम किए, बहुत लोगों की जॉब गई तो उन्होंने कुछ और भी काम चालू किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता रहा। धीरे धीरे जो है वो एक लोगों के दिमाग में वो चीजें हावी होती चली गई। हम अगर अब पोस्ट 4 जून 2024 की बात करें तो आज हमारे पास न सिर्फ जैसे दादा ने बताया कि हमारे पास ग्लोबल चैलेंजेस, हम लोग बचपन में ऐसे पढ़ते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल, वी आर मैन, वी आर सोशल एनिमल एंड इंडिया इज ऑल्सो फुल ऑफ सोशल एनिमल्स एंड वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोशल एनिमल्स। तो अगर कोई चीज कहीं यहां से दूर 7 समंदर पार हो रही, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन देशों में से हैं जिनका एक्सटर्नल इफेक्ट से ज्यादा इंटरनल इफेक्ट है। इंटरनल इफेक्ट में आप देखेंगे तो हमारे देश में ऐसी ताकतें बहुत बहुत हैं जो कि इस देश को आग लगाने के लिए यूं तैयार बैठी हैं। आप अगर उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो विश्व के किस स्तर पे हमारा रेलवे हुआ करता था और आज हम वन ऑफ द वेरी गुड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंट्री हैं, जिनके पास सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन हैं, हमारे पास तेजस जैसी ट्रेनें हैं, तमाम है। लेकिन आप देखिए तो कोई ऐसा हफ्ता नहीं जा रहा है जिस हफ्ते में ट्रेन पलटाने की कोशिश नहीं हो रही हो, जिसमें ट्रेन के फिश प्लेट खोले हुए ना मिल रहे हो, ट्रेन के ट्रैक पे पत्थर रखे ना मिल रहे हो। ये कौन है? आपको इस चैलेंज से भी निपटना है। अभी जो बांग्लादेश में हुआ, आप ध्यान दीजिए, बांग्लादेश जैसी काम करने की मानसिकता करने वाले आपके हर 4 घर छोड़ के एक आदमी बैठा हुआ है। ना हो तो सर्वे कर लीजिए, एक आदमी बैठा हुआ है जो ये करने को तैयार बैठा है। तो हमें जो जनरल बिपिन रावत जी कहते थे कि 2.5 मोर्चे पर लड़ना है, उस 2.5 मोर्चे पे वी आर एट वॉर ऑलरेडी। हम लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें लड़ना, हम लड़ रहे हैं। 2.5वां मोर्चा ज्यादा सशक्त होकर के अंदर से आपसे लड़ रहा है। ऐसे में हमें हमारी इकोनॉमी को भी मजबूत करना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा तो इकोनॉमी मजबूत होगा। हमारा जो मैं ये कह रहा हूं कि मैं अगर इस सारी चीजों के चैलेंज को लेता हूं, को देख के चलता हूं, तो मुझे लगता है कि इस पे 2 तरह से काम हो रहा है। एक तो एक जो कन्फ्रंटेशन जो कि अनअवॉइडेबल है, जो कि आप महाभारत अगर का सीरियल, लोगों ने सीरियल देखी होगी, बहुत लोगों ने महाभारत पढ़ी होगी, युद्ध को जितना दूर तक पुश कर सकते हैं उतने दूर तक पुश किया जा रहा है। आपका सिचुएशन वर्स्ट हो, उसको जितना पुश किया जाए उतना पुश करके पीछे लाया जा रहा है, जिससे कि अगर कभी आपको 2.5 मोर्चे वाली, जो अभी तो दिख नहीं रही है ना, अभी तो इनविजिबल लड़ाई आप 2.5 मोर्चे की लड़ रहे हैं, जब 2.5 मोर्चे वाली लड़ाई जब सामने आएगी तो यू शुड बी इकोनॉमिकली स्ट्रांग टू विथस्टैंड फ्यू मंथ्स ऑफ नॉन ऑपरेशन इन द कंट्री। आपको इतने बड़े देश की जनता को खाना भी खिलाना है, इतने बड़े देश की जनता को सुरक्षा भी देना है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में, अच्छा
अचानक से ये मतलब इतनी तेजी से ये 1 लाख पुलिस वालों की भर्ती क्यों चालू हो गई? क्यों चालू हो गई है? इतनी स्ट्रिक्ट तौर पे एग्जाम देके सब कुछ फटाफट करना पड़ रहा है, करेंगे। तो क्या होता है कि हमारे आपके पास एक विजुअल चीजें होती हैं जो दिखाई दे सामने, जी लेकिन जी उस विजन उस जो दिख रही है उसके पीछे की उससे बहुत लंबी चीज होती है जो कि शायद हम देख नहीं रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सरकार और मोदी जी वो देख रहे हैं, उसको देखते हुए ये कुछ चीजें स्लो मोशन पे, कुछ चीजें बहुत फास्ट ट्रैक पे हैं। तो जी लेट्स थिंक गुड अबाउट फास्ट ट्रैक। जो स्लो पे चल रही है समझ लीजिए कि उसको पुश करके हमारे अच्छे के लिए कुछ सोचा जा रहा है। जी, आपकी बात सही है। वैलोक भाई, और मैं वैलोक भाई को आमंत्रित करना चाहूंगा, और सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि रंजय भाई की पूरे वक्तव्य में मुझे वो लाइन फिर सुनाई दी जो उन्होंने नहीं कही, कि मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो सोच के ही कर रहे होंगे, जो कर रहे हैं कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। ये 2024 से पहले अक्सर सुनने को मिलता था। खैर, उसके बाद लेकिन बहुत सारी गलतियां भी दिखने लगी, और रिजल्ट्स के अनुसार ही। पर बहुत एक सॉफ्ट पावर भी एक चीज होती है जिसका प्रदर्शन जो है वो दिख नहीं रहा है, और बात इकोसिस्टम की होती है, बात नैरेटिव की होती है। कल ही सुप्रिया सुनीत ने पूरा ट्वीट कर दिया कि सरकार तुम्हारी, ये सिस्टम हमारा, और ये दिख रहा है। इजरायली फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है मुंबई में। नसरुद्दीन साहब, उस मतलब क्या बताएं, क्या ही लीचड़ इंसान है, उसने एक लेटर लिख दिया तो इजरायली फिल्म फेस्टिवल कैंसिल हो गया। इमरजेंसी फिल्म आपकी आ रही है, आप हरियाणा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और अक्सर फिल्मों के माध्यम से भी नैरेटिव वॉर लड़ा जाता है, वो आपने स्वयं रोक दी। कांग्रेस के अत्याचारों को आप इमरजेंसी पे इतनी बातें करते हैं संसद में, लेकिन जब उसको मूर्त रूप में एक बढ़िया फिल्म मेकर अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रही है, वो आपकी अपनी है, आप उस फिल्म को होल्ड कर देते हैं। और ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम के कार्य, मतलब कि लग रहा है कि आप बैकफुट पे जाते जा रहे हैं। मैं वक्फ बोर्ड बिल की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत छोटे छोटे मैटर्स की बात कर रहा हूँ। अभी बाबा जी से हमारी बात हो रही थी कि विनेश फोगाट, इन लोगों ने पूरा झूठा आंदोलन रचा, और कल दिख गया इनका कि ये कांग्रेसी बैग्ड है। फिर भी वो झूठे आंदोलन को सच मानकर, चूंकि कुछ नुकसान हो रहा था, आपने अपने ब्रजभूषण सिंह जी को जो है उनका टिकट काट दिया संसदीय का, पूर्ण रूप से झूठे आंदोलन को देखते हुए। आप स्वयं, क्या ये सरकार नैरेटिव वॉर में हार रही है क्या वैलोक भाई? कि ये बाहर से मीडिया जो इसके साथ कर ले, ये तुरंत बैकफुट पे आ जाती है। बात होती है ममता बनर्जी जी की सरकार को गिराने की, वहां पर भी बहुत सारी बात होती है कि भाई पूरा बंगाल जल रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, राष्ट्रपति तक कह रही हैं। देखिए, ऐसा है कि जी सबसे वैलोक भाई। पहले 2 डायलॉग सुनी। पहला, जंग जज्बात से नहीं दिमाग से जीती जाती है, और दूसरा डायलॉग ये है कि बीच जंग में अगर आप अपने कमांडर पर संदेह व्यक्त करते हैं तो ईश्वर आपका भला करे। ये 2 डायलॉग हैं जो जिन पर सोचना चाहिए। मेरे मन में आता है कि ये जितने कामी वामी हैं, कांग्रेसी हैं, मैं तो ये सोचता हूं कि इस देश में कांग्रेस नाम की चीज क्यों है, और मैं डंडा निकालूं और सबको सरपेटता चला जाऊं। क्या यह कोई सरकार कर सकती है? सुप्रिया श्रीनेत का आपने दिया कि सिस्टम, अब वो कितना खुल के खेल रहे हैं, और उस पर विशेधर राहुल की फोटो है और वो कह रहा है कि सरकार विपक्ष चला रहा है। बहुत सुंदर नैरेटिव की बात हम लोग करते हैं। 99 सीट लाकर वो इस तरह झूम रहे हैं जैसे सरकार वो चला रहे हैं। प्रॉब्लम किसी एक व्यक्ति की नहीं है और किसी सरकार की नहीं है, मोदी की नहीं है। प्रॉब्लम भारतीय मानस की है, जो जज्बाती मानस है। भाई यही लोग थे, यही 5 लोग 6 लोग जो हम लोग बैठे हुए हैं, और यही दद्दा जो हैं नमो अगेन की टी शर्ट पहन के, मैंने तो वो टी शर्ट नहीं पहनी थी क्योंकि मैंने नहीं पहनी, और इन्होंने 2019 में क्या किया, 2014 में क्या किया, हम सब लोगों ने अपना अपना, भाजपा की ताकत यही लोग हैं। उनके मंडल अध्यक्ष कमंडल अध्यक्ष नहीं है, उनके मुख्यमंत्री सांसद विधायक नहीं है, क्योंकि यह लड़ाई राजनीतिक है ही नहीं। यह लड़ाई सामाजिक है, धार्मिक है और देशीय है। यह देश को बचाने की लड़ाई। तो जो घुंघरू अपने खेत में बैठ के और 1 GB मोबाइल से कर रहा था ना कि हमारे लिए मोदी आने चाहिए या मोदी नहीं आने चाहिए,
वो सच्चा सिपाही है। अब अचानक क्यों ऐसा लगने लगा है कि ऐसा बदल गया है या कुछ भी? अवनीश भाई ने कहा था फार्म लॉज को लेकर, किसान कानून, मैं उससे पहले थोड़ा ले चलता हूं। SC/ST बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, और मैं, आप सभी लोग जानते हैं, दर्शकों को भी पता होगा, सुप्रीम कोर्ट अक्सर फैसले नहीं सुनाता है, क्योंकि वह फैसलों की विवेचना करता है, वह राय देता है। अभी भी उसने SC/ST आरक्षण पर राय दी, लेकिन हरियाणा ने उसको लपक लिया और हरियाणा ने वर्गीकरण वाला फैसला शुरू कर दिया है। उसी तरह हो सकता है कुछ और राज्य लपक लें। तो SC/ST एक्ट पर जब किया था, तो मोदी के दामन पर तो इतना बड़ा दाग है, वो तो राजीव गांधी से भी गए बीते हैं। भाई राजीव गांधी ने शाहबानो केस में पलटा था अध्यादेश लाके। इन्होंने SC/ST एक्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट ने सही बात कही कि भाई बिना जांच वगैरह के तुम कैसे किसी को जेल में डाल दो, तो पहले जांच कर लो, उस चीज को संसद से बदल दिया। तो वो तो पुराने समय के ही हैं, पलटू राम हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं है, अपनी बातों से पलट रहे हैं, पीछे आ जा रहे हैं। और जानते हैं, मैं बहुत निराश हूं मोदी से, और इस चुनाव के पहले मैं कह रहा था, वो वीडियोज होंगे मौजूद इसी प्रारब्ध के मंच पर, कि मैं तो मोदी से बहुत निराश हूं। नाचता नहीं है मर्दे, आके थोड़ा नाचे तो मेरा मनोरंजन हो, नच भी नहीं कर रहा है, कैसे होगा मेरा मनोरंजन भाई, और कैसे हम वोट दे देंगे? ये जो भारतीय मानस की दिक्कत है, ये जज्बाती होना, और दूसरा कि प्रधानमंत्री नाचें, मनोरंजन करें, ऐसे नहीं चलता है सर। आपका देश जो है ना, उस देश को पहले देखिए। 2.5 मोर्चे नहीं है, न जाने कितने मोर्चे खुले हुए हैं। मणिपुर में रॉकेट से हमले हो रहे हैं। आज की तारीख में मैं बता रहा हूं, कुकी आतंकी कर रहे हैं वहां हमला, और कुकी नहीं कर रहे हैं, ईसाई आतंकी कर रहे हैं। म्यांमार से आपका बॉर्डर खुला हुआ है सर, कहां पड़े हुए हैं चक्कर में? विषधर राहुल फिर जा रहा है अमेरिका, अमेरिकन डिप्लोमैट्स आ रहे हैं, कभी खड़गे से, कभी फड़गे से, कभी किसी से मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं भाई? क्या दिलचस्पी है? और 2004 से 2014 तक जो वेटिकन के इशारों पर यह देश चला है, उसमें क्या क्या किया गया? क्योंकि आपके रोबोट प्रधानमंत्री तो मिलते नहीं थे पहले, उनको तो हाथ पकड़ के हटा दिया जाता था, और एंटोनियो माइनो मिलती थी। क्या क्या विश्व वृक्ष लगाए गए हैं, जो अब पूरा वृक्ष फलदार बन गए हैं, उस पर सोचना चाहिए। और मैं केवल संकेतों में अपनी बात कह रहा हूं। इकोसिस्टम भैया, पहले चर्निंग तो हो लेने दो, पहले समुद्र मंथन तो हो लेने दीजिए। आप बोल लीजिएगा दादा, मैंने बहुत ध्यान से आप सभी को सुना है, तो प्लीज मुझे थोड़ा बोल लेने दीजिए, आप सब बोलिएगा। समुद्र मंथन में पहले क्या निकला था? सबसे पहले अमृत नहीं निकल गया था, सबसे पहले देवी हलाहल। लक्ष्मी नहीं आ गई थी, हलाहल निकला, और महादेव को पीना पड़ा था। तो अभी मंथन काल है। हम लोग बहुत जल्दी उतावले होते हैं, हम लोग मतलब जो राष्ट्रवादी हैं। हमें लगता है कि किताबें नहीं बदल रही हैं, फलाना नहीं बदल रहा है। बदल रही है सरकार, आप NCERT की किताबें देखिए, बदल रही हैं, उन पर हंगामा भी हो रहा है, उन पर चीजें भी चल रही हैं। इजराइल का सिनेमा करवा दीजिए, ठीक, करवा दीजिए आप। बेंजामिन नेतन्याहू हो रहे हैं युद्ध अपराधी घोषित। नेतन्याहू के खिलाफ उनके देश में 2.5 लाख लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिसकी कुल आबादी पता नहीं कितने कुछ लाख होगी। आप जब एक भारत जैसा मुश्किल देश चलाते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती हैं। आप ही ने खुद कहा, अभी सारे वक्ताओं ने कहा, विनेश फोगाट हार के आई है, और उसको खाप मंडल, आपका सर्व खाप मंडल गोल्ड मेडल दे रहा है। क्या करेंगे आप? जाके आज
की डेट में हरियाणा के कुछ इलाकों में कह दीजिए विनेश फोगाट के खिलाफ, कुछ बजरंग पूनिया के खिलाफ, आपकी लिंचिंग हो जाएगी साहब। क्या बात करते हैं आप ओवैसी के खिलाफ कह दीजिए उसके इलाके में जाके, लेकिन ओवैसी कहेगा कि 15 मिनट में हम पुलिस को हटाओ, हम दिखाते हैं तुम्हारी औकात। तो फिर से पहले डायलॉग पर, अब मैं अपनी बात समेट रहा हूं, तो फिर से पहला डायलॉग याद कीजिए, जंग जज्बात से नहीं जीती जाती है। कश्मीर जैसा जटिल मसला जो व्यक्ति सुलझा सकता है, 70 वर्षों का विश्व वृक्ष। अभी चुनाव पर भी भाई लोगों को बहुत दिक्कत है, भाइयों को बहनों को। चुनाव करवा दिया, मोदिया डर गया। अरे भाई प्रभु, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मालिक, और आपके यहां सुप्रीम कोर्ट है, आपके यहां न्यायपालिका है। जिस कन्हैया लाल की हत्या हुई थी उस जावेद को दे दी गई जमानत। क्यों दे दी गई साहब? क्योंकि आपने भारतीय दंड संहिता अभी बनाई है, वरना वो मानसिकता बदलने में आपको कितने 180 साल पुराना है ना आईपीसी, या 200 साल भी हो सकते हैं उसको, अंग्रेजों के जमाने का। आपको शासन करने के लिए जो कानून बनाया गया उसी को आप 70 साल से ढो रहे थे। वह तो अब आपकी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि, मेदा सब में घुस चुका है, आपके जीन में घुस चुका है साहब। और आप कुछ मत कीजिए, है स्वच्छ भारत अभियान चलेगा, हम हक देंगे सड़क पर जाके। हम अपने घर का कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालेंगे साहब। मैं एक गांव में रह रहा हूं, ठीक है, इस गांव में बेसिक एमिनिटीज मैं देख रहा हूं, 10 साल पहले क्या था अब क्या था, और हर एक कॉर्नर पर कूड़ेदान है। आपको मजे की बात बताऊं, और ये इस गांव की नहीं, ये लखनऊ से लेके इलाहाबाद से लेके पटना से लेके और त्रिवेंद्रम और कहीं भी चले जाइए, ये यही मिलेगा। कूड़ेदान में मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, कूड़ेदान में कूड़ा नहीं मिलेगा, उसके चारों तरफ भाई बहन लोग भागे रहेंगे। इसके लिए मोदिया जिम्मेदार है जी। आप क्या करेंगे? जॉन एफ कैनेडी की एक बात याद आती है, मत पूछो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है, यह पूछो और यह बताओ कि तुमने देश के लिए क्या किया है। राष्ट्रवाद की बात हो रही है ना, और हम लोग इतने विमर्श में जो बैठे हुए हैं वो इसलिए कि हमारा मोदी घर नहीं चलाते हैं साहब, अपने अपने घर से लगा रहे हैं डेटा पैक और सब कुछ। मोदी जी का तो फोन भी नहीं उठा रहा है मेरा आजकल, पहले रोज फोन करता था, पूछता था कि आज क्या करना है सर, ठीक, तो फिर मैं बताता था कि आज का एजेंडा क्या है, ठीक है जी वेलोक भाई। लेकिन आजकल फोन भी नहीं कर रहा है, बस 60 सेकंड जी। तो आप क्या कर रहे हैं साहब? आप इकोसिस्टम की बात करते हैं, आप क्यों नहीं इकोसिस्टम में ये बात बताते हैं कि नेचर पत्रिका में ये बात चल चुकी है, हम लोग क्यों नहीं इस बात पर कर रहे हैं? 70% इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है। स्वच्छ भारत शौचालय की बात से मात्र, और बाकायदा दुनिया के नक्शे पर दिखने लगा है वो डॉट 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 डॉट। ये कौन बताएगा? तो भाजपा आईटी सेल निकम्मी है। आईटी सेल में किसने काम किया, मुझे ये जरा बता दीजिए, किसने आईटी सेल में काम किया है, कैसे काम होता है वहां? आईटी सेल वाले बहुत बेकार है। अरे पार्टी की एक नीति होती है साहब, पार्टी की का एक तरीका होता है। मैं क्यों नहीं पार्टी ज्वाइन करता हूं, कोई भी धंधा क्यों नहीं कर लेते हैं? जब मन हुआ मोदिया को घटिया दिए, जब मन हुआ किसी को लपेट लिए। ये स्वतंत्रता जो है वो कंगना राणावत को भी नहीं है। थोड़ा सा बोली, कहा गया कि जुबान दराजी मत कीजिए, चुपचाप चलिए इधर, आपको अधिकृत नहीं किया गया। वो भाषा देखिए, भाजपा ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करती है। तो इसलिए ठंडा पानी पीजिए, थोड़ा सा 40-45 साल से जो आदमी कर रहा है काम धाम, उसको करने दीजिए यार। आप अपना काम कीजिए ना, आपने क्या किया है बस। जी वेलोक भाई, देखिए ऐसा है, हम सब लोग गांधी के जले हुए हैं, तो मोदी गांधी नाम के दूध जो है से जले हुए हैं, तो मोदी नाम का छाछ फूंक फूंक के पी रहे हैं। ये केजरीवाल से भी हाल फिलहाल में जले हुए हैं बहुत सारे लोग, वो तो जल्दी बच गए, ठीक है। तो क्या है कि कुछ दिखने लगता है, कुछ होने लगता है कि अरे मतलब एक दिशा में जा तो रहे थे, पर क्या ये नेता सही दिशा में लेके जा रहा है कि नहीं, अंत में कहाँ लेके जाएगा।
नेहरू के भी बड़े प्रशंसक रहे थे लोग, तो पता चला 70 तक पहुंचते 90 तक पहुंचते पता देश दिवालिया हो गया। एक परसेप्शन है, ठीक है। मैं बाबा जी के पास आऊंगा, अवनीश जी के पास तो थोड़ी देर में आऊंगा, पहले बाबा जी काफी देर से उंगली कर रहे हैं और मुझे पता है कि यदि मौका नहीं दिया गया तो ये उंगली कहाँ जाएगी, ठीक है। तो अभी मंच खुला है धीरे धीरे। तो बाबा जी, मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूँ, कुछ बातों से सहमत रहता हूँ। खालिस्तान के मामले में अब खालिस्तानी लोगों के सामने सबसे ज्यादा मोदी जी को हमने बैक ट्रैक पे आते देखा है। मैं ये भी कहूंगा उसमें कि अमृतपाल को डिब्रूगढ़ में फेंक रखा है और एक दो लोग को, अच्छा अवनीश जी मौका मिलेगा साहब, एक सेकंड थोड़ा कुरेदने तो दीजिए। ये जो राख डाल, खैर कहें कुरेदते हो राख तो जुस्तजू क्या है। तो बाबा जी, आपका मुख्य मेन मुद्दा जो है सारा वहां से आता है, ये हमें पता है कि वहां पे ज्यादा आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं कि पंजाब के हिंदुओं पर जो खालिस्तान या पंजाब की सरकार कर रही है, या किसान के नाम पे जो खालिस्तानी कर रहे हैं, या जो एक आड़ती दलाल, इन लोगों को पूरा एक मौका मिल जाता है। आज एमएसपी पे, सूरजमुखी की एमएसपी पे बात चल रही है, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद करने के लिए एमएसपी मांगी जा रही है और इन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा किसान जो है वो अपना फसल खुद नहीं बेच सकता है। ये कानून आ रहा था और कुछ मनबढ़ों के चलते में ये कानून नहीं आया। ये एक धोखा हुआ उस किसान के साथ। अगर वो कानून आ गया होता तो पिछले 3-4 साल में किसानों की आय वाकई में कुछ दुगनी तिगनी हो गई थी। ये प्रायोरिटीज में कहीं मिसमैच है क्या है बाबा जी? आप अपनी बात कहें प्लीज। म्यूट है सर। ऐसा है, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है? सरदार खान बहुत खूंखार आदमी है, ऐसे मुंह पे ऐसे हाथ रख के ऐसे रेतता है गर्दन, इतना खूंखार है। पर सर नजमा और दुर्गा से बहुत डरता है। मुझे सरदार खान से बस यही प्रॉब्लम है कि साला घर के बाहर बहुत बड़ा खूंखार आदमखोर शेर है, ऐसे फाड़ के खा जाता है, पर जहां नजमा और दुर्गा दिख में हग मूत देता है। बस सर प्लीज सरदार खान का रोल फिर से लिखा जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये नजमा और दुर्गा के आगे छेड़ने वाला सरदार खान नहीं चाहिए मुझे, बस बस। थैंक यू वेरी मच। मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग अनम्यूट कर लें और अब जिसकी जो पहले अवनीश शर्मा जी की प्रतिक्रिया, फिर सब लोग अपना अपनी अपनी एक प्रतिक्रिया दें। हो क्या रहा है अवनीश सर? बहुत देर से आप भी वेट कर रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत किया था आपने कराया था, तो उसके बाद मुझे प्रतीक्षा करनी ही थी। मैं व्यालोक भाई के तो क्या ही कहने, और बाबा जी ने बहुत छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कह दी, तो बाबा जी का क्या कहना। मैं रंजय भाई की एक बात उठाऊंगा। जब रंजय भाई ने ये बात रखी कि साहब 2.5 मोर्चे वाली बात, अब सही है आप 2.5 मोर्चे पर लड़ रहे हैं, इन्होंने ट्रेनों को डिरेल करने की लगातार घटनाएं, वो प्रयास, वो बताया। आप ये देखिए कि भारत की आर्थिक तरक्की लगातार जब हो रही है तो उसको डिरेल करने के लिए किस तरीके की बातें की जा रही हैं। क्या आप समझते हैं केरल की सरकार ऐसे ही डिफॉल्ट कर गई, कर्नाटक की सरकार ऐसे ही डिफॉल्ट कर गई, हिमाचल की सरकार ऐसे ही डिफॉल्ट कर गई। कांग्रेस इस रणनीति पर अब काम कर रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में कि किसी तरीके से भी, चाहे फ्रीबीज करना हो या कुछ भी करना हो, जब आप मोदी को नहीं, वो मान लिया है राहुल गांधी ने कि मोदी को नहीं हरा सकता मैं, तीसरी बार भी नहीं हरा पाया वो, और पूरा विपक्ष नहीं हरा पाया। इनकी रणनीति अब आपको आर्थिक रूप से डिरेल करने की है। एन केन प्रकार किसी भी तरीके के अनाउंसमेंट करके ये राज्य सरकारों पर कब्जा कर रहे हैं। आप सिलसिलेवार वो पूरी क्रोनोलॉजी देख लीजिए। और वहां पर कब्जा करने के बाद, कुछ राज्यों में सरकार बनाने के बाद, और उसमें वो सफल भी है। सरकार बनाते हैं 3, 4, 5, 6 महीने में बैंकरप्ट अपने आप को घोषित करते हैं, और फिर नरेंद्र मोदी जी के सामने ये खड़े हो जाते हैं कि या तो हमको बेल आउट पैकेज दो, और नहीं दे रहे हो तो तुम सरकार राज्य के साथ भेदभाव कर रहे हो, यानी राजनीतिक फ्रंट भी और आपको आर्थिक रूप से डेंट लगाने के भी।
तो मैं एक जी। चीज कह रहा हूँ व्यालोक भाई की एक बात उठा के, वाकई सही बात है कि बहुत ज्यादा जो है ना वो इमोशनल होके नहीं। और बाबा जी आपको भी मैं कहूंगा, ठीक है किरदार दोबारा से लिखवा लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब फिल्म भी तो नहीं है सर नहीं भारत जैसा सर, देश, देखिए है ना ये तो संदीप जी, थोड़ा सा एक फिल्म भी मैं तो नहीं है, जी सर। फिल्म भी नहीं है जी, बस इतना ही। और क्या कहना, जी बाकी तो कम कहना ज्यादा समझना। जी नहीं सर, लेकिन देखिए नेटफ्लिक्स पे अगर IC-814 आती है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही 4 फिल्मों से आप ये देश कार्यकाल। चला लेंगे या बना लेंगे, बिगाड़ लेंगे, सॉरी ऐसे नहीं होता है। सर ऐसा नहीं है, अब मैं बता रहा हूँ, सन 70 से जो सेकुलरिज्म का घोल पिलाया गया वो इन्हीं फिल्मों के माध्यम से सलीम जावेद वगैरह ने लगातार पिलाया गया। नेटफ्लिक्स और अमेजोन कर रहे हैं, हमारी अगली जनरेशन को प्रभावित कर रहे हैं। और जो कानून आया था उस पे सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट में जो है उस पे रोक लगा दी गई थी ब्रॉडकास्टिंग पे, पर कहीं ना कहीं ये नैरेटिव वॉर पे नियंत्रण, या जो राहुल, अब नीतीश कुमार का सबसे बड़ा पाप क्या है, उसने मरते हुए राजद को जिंदा किया बिहार में, खुद जाके जिंदा किया, उनके मुंह में पानी डाला। आप फिल्म पर प्लीज प्लीज अवनीश भाई, फिल्म वाले मुद्दे पर मैं बोल लूं। जी जेम्स ऑफ बॉलीवुड कब पैदा हुआ है? नैरेटिव वॉर की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये सब हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं? पहले तो IC-814 से ज्यादा जघन्य पाप होते थे, दीवार बनती थी, नास्तिक है आदमी लेकिन 786 का बिल्ला चूम रहा है। ये सारे बेहुना पाप बनती क्यों थी। आए? हमने हवस का पुजारी कहना क्यों बंद किया? हवस का मौलाना क्यों कहते हैं? पाप का पादरी क्यों कहते हैं? आज की डेट में मैं पत्रकार हूं, पत्रकारिता का मैं बता रहा हूं कि तांत्रिक लिखा जाता है, क्योंकि लोगों के पास शब्द नहीं है, नजूमी लोग नहीं जानते हैं। तो जो भी पापी है, अगर वो कुछ इस तरह का काम कर रहा है, उसको तांत्रिक लिखा गया। आज उस पर आपत्ति उठती है, बदलना पड़ता है, कितने सारे ऐसे हुए। तो ये नैरेटिव आ रहा है, इसमें थकना नहीं है भैया। और ये 1-2 साल में नहीं होगा सर, ये आपको लगातार करना पड़ेगा। 70 साल नहीं, मैं कह रहा हूं 1200 वर्षों की विष्ठा है जो हमारे दिमाग पर थोपी गई है। और इसीलिए वो 1200 वर्षों की विष्ठा को जब आप ढोते हैं और ढोते चले आते हैं ना, तो वो 1-2 साल में नहीं होगा, ये लगातार करनी पड़ेगी लड़ाई। पुष्करदा, आप कुछ कहना मेरे चाह ख्याल रहे थे? से जो है, हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बात को लेके बात शुरू हुई थी, वो विमर्श में एक्चुअली में उनको प्रश्नों के उत्तर तो आए, लेकिन ये नैरेटिव की बात जो है ना, वो विषयांतर है। ये सब्जेक्ट, ये मंच और ये कम से कम आज का नहीं था। ये नैरेटिव चीज अलग कहानी है। आज सिर्फ मुद्दा इस बात का है, जो परसेप्शन जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका क्या परसेप्शन है, भारत की क्या समस्याएं हैं, भारत किनसे जूझने वाला, और एक सशक्त प्रधानमंत्री बने रहना कितना अति आवश्यक है, इस पे बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशक्त रहे निश्चित रूप से, लेकिन जो है, यदि जो आज ये कह रहा है कि उसने बहुत किया है, करने दीजिए, तो फिर आप एक सत्य को आप झुठला रहे हैं। ये हमेशा ही होता है, जब आप बहुत लंबे समय तक बैटिंग कर लेते हैं तो एक थकान आ जाती है, कहीं पे एक जो है, यूजली आउट स्टंप की बाहर जाती बॉल को ना छेड़ने वाला भी बल्लेबाज छेड़ देता है। हम उसकी बात कर रहे हैं, हम कोर्स करेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है, ये पाले खींचने वाली कोई बात नहीं है। यदि ये कहे कि सब कुछ सही होता ही जा रहा, सही होता रहेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। जब तक जो है आप और हम जो है सही मौके पर सही प्रश्न नहीं उठाएंगे, नहीं पूछेंगे, ठीक है, हो सकता है हमारी अज्ञानता हो, लेकिन ये नहीं पूछेंगे तो फिर आप जो है उसके दुष्परिणाम को निकलेंगे, उस पर फिर आप प्रश्न करने के अधिकारी नहीं रह जाएंगे। हमारी समस्या आज की ये है कि हम जिस मुहाने पे, आप जो बार बार मैं जो कहता हूं कि जो 2.5 जो रंजन ने कहा कि युद्ध चल ही रहा है, निश्चित रूप से चल रहा है भाई। 2.5 वाला कोई मामला नहीं है। 0.5 एक संज्ञा है जो इंटरनल फोर्स की। 10 साल में बहुत सशक्त हुआ है ये फोर्स आपका। ये इतना सशक्त हो गया है कि आज की तारीख में जो है, आप जो है, ये परसेप्शन बन गया है कि वो फॉरवर्ड खेल रहा है और हम डिफेंस पे। हम मतलब प्रधानमंत्री मोदी। हमारा रिप्रेजेंटेशन कौन है? हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है प्रधानमंत्री मोदी है। प्रधानमंत्री मोदी कौन है? भारत के सनातन का। तो पूरा घूम फिर के एक सिंबोलिज्म है, एक नायक है, एक वो है। तो उस नायक की आज के समय जहां पर आपको क्या लग रहा है कि क्यों नहीं
देखिए जब इतने लंबे समय के बाद चलती है तो जो छोटी मोटी चीजें होती है उस पर आदमी नहीं देखता है। यहाँ पर जो है क्योंकि सामने बेहतर दिख रही है ना, आप बांग्लादेश देख चुके हैं, बंगाल देख चुके हैं, किस तरीके से आपका जो रिट है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की वो टूटती देख रहे हैं। जिस तरीके से स्वयं अभी अवनीश ने कहा कि एक स्ट्रेटजी है कि यार राज्य सरकार में जो है फ्रीबीज बांटिए, वही जनता ना, हमारा वही हिंदू तो लेकर आ रहा है इनको ना मुसलमान बनाने के लिए। अपने आज एक दिन के लिए एक दिन के वोट के लिए जो उसने प्रॉमिस उसने किया है उस पर वही हिंदू ही तो वोट देकर जो है कांग्रेस या विपक्ष को ले आ रहा है, वो ले आ रहा, उसके वो बैंक हो जा रहा। तो इसकी जिम्मेदारी ये हमारा बात कर सकते हैं तो इसकी जिम्मेदारी या इसको कैसे निपटना है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को ही देखना होगा ना, केंद्र में वही बैठे हैं। ये फिर दूसरी बात, ये लोकतंत्र है, ये उनको अच्छी तरह मालूम है, वो इसी लोकतांत्रिक पद्धति द्वारा चुन के आए हैं। और उसके बाद यदि स्टेट इसी तरीके से बराबर अब हारते रहेंगे और वो इसी तरीके से करते रहेंगे तो जिस तरीके से जो रंजन जी ने कहा कि बहुत कमाई मोटा कर रहे हैं भारत को कि ताकि कुछ हो जाए तो हम जो है उसको जेल लें, तो ये वाजपेयी जी ने भी किया था और उसका पूरा मलाई 10 साल जो है यूपीए ने खाया। वो तो जो है देख रहे हैं जो मोदी जी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि दुम्बा बना रहे हैं, बकरीद से पहले जो बकरे को खूब खिला पिला के मोटा कर रहे हैं, हालात हम ही करेंगे। इसका डर है और इस डर पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे जो है क्वेश्चन लाने चाहिए, नहीं क्योंकि ये लेकिन जो है बात ये आपका है कि जी क्या क्या बात है। बात ये है कि जो विपक्ष है या जो भाजपा का तंत्र है जो जो जिसको एजुकेट करना चाहिए इस जनता को, जिस जनता से आप कह रहे हैं कि 10 साल 15 साल में ठीक है, एक वैलोक जी ने कहा कि एक नेक्स्ट लेवल तक आई जनता, एक काफी हद तक अवेयरनेस आया, बहुत कुछ आया, आज हम और आप इसी की चर्चा कर रहे हैं, सब ठीक है। पर वह राज्यों में क्या उसको क्यों नहीं पता चल रहा है कि वो जनता जो है उसको अपनी अहमियत क्यों नहीं पता चल रही कि अच्छा ये लड़ाई हम कब तक लड़ेंगे, कभी ना कभी कांग्रेस आएगी ना, अंत क्या है, रिजल्ट क्या है, कब तक ये लड़ाई ये लड़ते भाई रहेंगे यही तो जो हमें नैरेटिव की नहीं तो आज जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो जिसको आप आलोचना भी कर सकते हैं वो इसीलिए हो रही है ना कि हमेशा इसमें पहिया एक तो नहीं घूमता है ना, हमेशा एक बार आप जो ऊपर है वो नीचे आएगा, आज नहीं 20 साल 30 साल 10 साल बाद। हम नहीं चाहते, हमारी इच्छा इतनी है कि हम नहीं चाहते कि कम से कम 2 जनरेशन से पहले वापस चक्कर घूमे, कम से कम एक जनरेशन उस वो तो देख ले। हम तो हमारा तो चला चली का बेला है, हमारा तो हो गया, हमारा 30-32 साल का लड़का उसने भी जो है एजुकेशन ले चुका, उसका जो बच्चा होना वो तो कम से कम देख ले, क्योंकि तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। और ये आप जो है कड़े चीजें लेने का ये हो सकता है, जो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा मैं भी मानता हूं, क्योंकि मेरा आक्रोश इसीलिए थोड़ा बहुत है कि मुझे कम हो जाता है कि मुझे मालूम है कि जब तक यूरोप नहीं जलेगा तब तक मोदी जी जो है घर नहीं जलने देंगे, क्योंकि जो है जब घर जलेंगे तो फिर जो है तकलीफ बहुत ज्यादा बात हो जाएगी और फिर डिसाइसिव चीज होनी उसके अंदर। तो वही बात है कि जितना पीछे करें, लेकिन हम वही कामना कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस ऊर्जा से 14 में आए थे वो ऊर्जा तो उनकी अब नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी पर उम्र का तकाजा होता, थकार हो जाता है। एक प्रॉपर तरीके से इसका पटाक्षेप करके जाए, क्योंकि यदि उन्होंने पटाक्षेप करने में देरी कर दी या उसमें कहीं चूक हो गई तो ये भारत और भारत सनातन के लिए बहुत ही ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। तो आज की तारीख में जहां तक हमको जितना अवेयर होना है, हमको जितना अवेयर करना है वो करते रहिए, ठीक है, लेकिन सवाल बात है लोकतांत्रिक पद्धति में आप है या तो तमाशाई कर दी हल्ले को, दुनिया चिंता ही मत कीजिए, लेकिन आप गांधी के सामने इतना मुड़ चुके हैं, झुक चुके हैं, संविधान पे इतना ज्यादा माथा टेक चुके हैं कि आप ड्रास्टिक एक्शन भी नहीं ले सकते आप जो है, इसलिए और हम जा रहे हैं उसी तरफ, क्योंकि बंगाल हो या कोई भी हो उसका मुख्यमंत्री तो आपके फेडरल स्ट्रक्चर के धज्जियां उड़ा देता है ना, उसमें तो कोई सुमोटो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लेता। तो ये तो आपको दम दिखाना पड़ेगा। अब क्या हो सकता है ये आज नहीं कल समय मजबूर कर दे, कुछ कर दे, लेकिन आज की तारीख में थोड़ा चिंता इसलिए हो जाती है और इस पे चिंता व्यक्त करना भी चाहिए। नहीं तो सब कुछ यदि हम उसी तरीके रहेंगे कि सब कर लेंगे तो फिर जब मैं समझता हूँ कि कल जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे उसके लिए आप जनता को प्रिपेयर नहीं कर रहे, क्योंकि आगे अगला समय
चाहे उनका भाजपा का समर्थक हो या ना हो, दोनों के लिए खराब समय ही आने वाला। तो उसके लिए खराब समय में अच्छे नेता, सशक्त नेता की अति आवश्यकता रहती है, और जी मैं जी मोदी जी को उसमें देखता हूं। लेकिन फिलहाल मैं समझता हूं कि जिस तरीके जी से इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ बीजेपी, इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स जिस तरह उन्होंने संभाली है, उसमें कहीं ना कहीं उनको कोर्स करेक्शन करना अति आवश्यक। जी। जी तो अवनीश सर, आपके कुछ क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि आज की हमारी लंबी चर्चा रही और बड़ी आवश्यक चर्चा रही कि आखिर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और जो एक भ्रांतियां हैं वो कैसे मैं दूर हो। संदीप जी, अवनीश मुझे सर लगता और जी रंजय जी भाई दोनों लोग। हाँ जी संदीप जी, मुझे लगता है कि पर्याप्त चर्चा हो चुकी है जी। जी। रंजय सर, आपका कोई टेक आखिरी? हाँ, मेरा आखिरी टेक थोड़ा सा यही है कि हमें हमारी जो इस वक्त जो स्थिति है, इंटरनल हमारे जो देश के अंदर की स्थिति है, वो मुझे कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कई जगह पे बहुत सारे फ्रेजाइल कंपोनेंट्स घुसाए जा चुके हैं। उस फ्रेजाइल कंपोनेंट को जो है आइडेंटिफाई करके और उसको न्यूट्रलाइज करना वो सरकार के लिए जरूरी है। उसको जितनी जल्दी सरकार कर लेगी उतना ही देश के लिए और सबके लिए अच्छा रहेगा। मुझे लगता है उसके जी ऊपर में थोड़ा सा इस समय काम करने का जरूरत आ चुका है। जी। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैं आई प्लेड अ लिटिल डेविल्स एडवोकेट टुडे। कोशिश की कि जो एक कई लोग हैं जो मोदी समर्थक हैं लेकिन आजकल बहुत ज्यादा विरोध में हैं, उनकी भाषा बोलने का, क्योंकि और मेन बात यह है कि नैरेटिव में कितना हार रहे हैं कितना जीत रहे हैं वो बात अलग है। जमीन पर शांति बनी हुई है और शायद इसकी बड़ी आवश्यकता है हम सबको। बाकी आगे देखते हैं भविष्य क्या होगा। जी अवनीश जी। बस मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूं दर्शकों के सामने, चूंकि हम 6 लोग बैठे थे बात करने की शुरुआत से, और अब 4 बचे हैं। तो बाबा रामदास जी के अपने कुछ एंगेजमेंट्स थे, इसलिए वो वहां चले गए हैं। और व्यालोक जी के यहाँ उन्होंने कहा कि वो संयोग से आज एक गांव में है, तो वहां पर नेट की थोड़ी समस्या थी। वो बहुत देर से बैक स्टूडियो में है, तो इसलिए दर्शकों के सामने ये बात रखना आवश्यक था, ऐसा मुझे लगा। जी, तो इसके साथ मैं आज की चर्चा का ही समापन करना चाहूंगा। दर्शकों कमेंट में जरूर बताएं, एक लंबी चर्चा रही पर बहुत आवश्यक विषय था कि यह जो घटनाक्रम हो रहा है, थोड़ा ठहर के, थोड़ा रुक के, पिछले 1 महीने 2 महीने को देखकर उस पर भी विचार रखने की आवश्यकता होती है। हर दिन की हैपनिंग्स अलग अलग है पर कुछ डॉट्स भी कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है। यही हमारा प्रयास था आज का। तो पुष्कर दा बहुत बहुत धन्यवाद, संजय सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, अवनीश सर बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा रामदास जी बहुत राम राम। धन्यवाद, व्यालोक जी बहुत धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम। दर्शकों कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। भारत बाकी जय राम जी की।